ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड जिसका नाम यान सिंह है, जो कि एक पावरफुल आदमी है, उसे एक कॉल आता है। कुछ लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ होता है और वो यान सिंह से हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे पैसे वापस दिला सकते हैं और इसके बदले में आप 10% रख सकते हैं। यान सिंह कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस उस लड़की को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। अब पैसे लेने के लिए यान सिंह उस फ्रॉड आदमी के पास जाता है और झूठ बोलता है, मैं आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। फिर वो उसकी वॉइस और फेस से लॉक खुलवा लेता है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड उस आदमी का बैंक अकाउंट हैक कर लेता है और उन लोगों को उसके पैसे सेंड कर देता है। जैसा ही पैसे जाते हैं, इस आदमी को पता चलता है कि उसका अकाउंट खाली हो गया है, इसलिए वो यान सिंह के पीछे भागता है। यान सिंह उन्हें मारता है और हरा देता है और फिर अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। बाद में उसे बताया जाता है, हमेशा उसे ढूंढ लिया है जिसे आप ढूंढना चाह रहे थे। वो उसे शेन की फोटो दिखाता है। अगले सीन में मांग को दिखाया जाता है, जो एक आर्ट स्टूडेंट है। वो अपनी क्लास खत्म करने के बाद अपने डैड के पास घर वापस जाना चाहती है। अब वो पेंटिंग कर रही होती है और फिर घर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मांग की हमशक्ल उसी कॉलेज में है जिसका नाम शेन है। उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसके फादर ने उसे इस यूनिवर्सिटी में भेजा था ताकि वो सेफ रह सके। शेन को किसी का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। अब वो शॉक्ड होकर बाहर जाने लगती है। शेन चारों ओर देखती है, मेरा पीछा कौन कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। दूसरी ओर जो लड़का उससे मिलने आया था वो मांग से मिलता है। वो पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? लड़का कहता है, मैं लिन मू हूँ और तुम मुझे बचपन से जानती हो। तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे फादर ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अब वो कहती है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम मांग है। अब लिन मू कहता है, मेरे पास तुम्हारी फोटो भी है। जब वो फोटो देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। बाद में जब वो फोन पर बात कर रही होती है तो उसका सामना शेन से होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब कोई मांग को शेन समझकर किडनैप कर लेता है और शेन को भी इस बारे में पता चल जाता है। फिर शेन उस आदमी की कार और कार में बैठी मांग को देख लेती है। शेन यान सिंह को कॉल करती है और उसे बताती है, मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम है। इस बीच यान सिंह भी मांग को कार में देख लेता है। वो शॉक्ड रह जाता है। जब मांग को होश आता है तो वो उस आदमी पर हमला करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। अब उस आदमी को ऑर्डर मिलता है, इस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाओ और उसे मार डालो। तभी शेन भी वहां पहुंच जाती है, जो अपनी कार से उस कार को टक्कर मारती है और उसे रोक देती है और मांग को कार से बाहर निकाल लेती है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाती है और कहती है, वे मुझे पकड़ने आए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब वो आदमी फिर से शेन की कार के पीछे होता है। शेन मांग को अपना फोन देती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सके, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट होने वाला होता है और शेन मांग के सामने आ जाती है। ट्रक कार से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। जब यान सिंह वहां पहुंचता है तो वो भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। बाद में दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है, जिसने कार में दूसरी लड़की की जान बचाई वो खुद नहीं बच पाई। दूसरी लड़की जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो कभी देख नहीं पाएगी। अब डॉक्टर यान सिंह को मरी हुई लड़की की डेड बॉडी के पास ले जाता है और कहता है, हैरानी की बात है, दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती। बाद में यान सिंह डॉक्टर को शेन की आंखें मंग को ट्रांसप्लांट करने की परमिशन देता है ताकि वो ठीक से देख सके। फिर मंग का आई ट्रांसप्लांट भी हो जाता है और उसे होश में आने में 15 दिन लगते हैं। अब जब मंग को होश आता है तो यान सिंह उसके पास उसकी हालत देखने आता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? वो कहता है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। लेकिन मंग इस बात से इनकार करती है और कहती है, शायद आपको भी मेरी शक्ल की वजह से गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं मंग हूँ। तो वो कहता है, मंग मर चुकी है और तुम शेन हो। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर वो देखती है कि बेड पर उसका नाम शेन भी लिखा हुआ है। अब वो बहुत डर जाती है और वहां से ये कहते हुए भागने लगती है, मैं मंग हूँ, शेन नहीं। अब वो बैल्कनी पर खड़ी होकर यही बात कह रही होती है। तभी यान सिंह वहां आता है तो वो उससे कहती है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं कूद जाऊंगी। तो यान सिंह कहता है, तुम यहाँ खड़ी हो क्योंकि मंग ने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया और तुम ये दुनिया देख पा रही हो क्योंकि शेन ने तुम्हें अपनी आंखें दी हैं। अब तुम्हें शेन बनकर जीना होगा। आज से तुम्हें शेन ही बुलाया जाएगा। अब मंग फिसल जाती है और गिरने लगती है तो यान सिंह आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो मंग को ऊपर खींच लेते हैं। तब मंग को याद आता है, शेन भी मरते समय कह रही थी, मेरी खातिर मेरे घर जाओ और यान सिंह को ढूंढो। अब मंग यान सिंह से पूछती है,
क्या तुम मुझे शेन की जगह उसके घर भेजना चाहते हो? शेन ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यानजिंग उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे वो पकड़ लेती है। अगले सीन में मैंग को शेन के बारे में सब कुछ बताया जा रहा होता है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स थे, लेकिन जब शेन 7 साल की हुई तो उसके फादर का कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। उसकी मदर भी फादर की डेथ के बाद कहीं चली गई। अब उसे इस दुख से बचाने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। पिछले कुछ दिनों में एक प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी पर बहुत कर्जा हो गया था। कंपनी की एसेट्स भी जब्त कर ली गई थी। इन सभी संकटों के कारण उसके ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो गई और वो कोमा में चले गए। इसलिए शेन को तुरंत वापस जाना है। यान सिंह मैंग को शेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है और उसे जल्दी से याद करने के लिए कहता है। तो मैंग कहती है, मैं इतने कम समय में शेन नहीं बन सकती। लेकिन यान सिंह गुस्से में कहता है, तुम्हें यह करना ही होगा, तुम्हारी कोई भी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। मैन पूछती है, इस सब के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है? तो वो कहता है, जो तुमसे कहा गया है वही करो। उसी समय उन्हें न्यूज से पता चलता है कि शेन के कज़विन को LH स्टार का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। ये न्यूज सुनकर यान सिंह कहता है, चलो LH स्टार चलते हैं, हम पहले कंपनी जाएंगे। कंपनी में शेन का कजन लोगों पर दबाव डाल रहा होता है और ये भी वार्निंग देता है, जो भी साइन नहीं करेगा उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब लोग ना चाहते हुए भी साइन करने ही वाले होते हैं कि यान सिंह वहां पहुंच जाता है और सभी को साइन करने से रोक देता है और सभी को बताता है, जिया काई के कंपनी में ज्यादा शेयर्स नहीं है, इसलिए उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिया काई कहता है, मेरे अलावा कोई दूसरा वारिस नहीं है जिसे कंपनी मिलेगी। तभी मैंग वहां पहुंच जाती है। यान सिंह सभी को बताता है, ये शेन है, चेयरमैन के बड़े बेटे की बेटी, और इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने का हक सिर्फ मिस शेन को है। जिया काई गुस्से में कहता है, बकवास मत करो, वो वापस आ ही नहीं सकती। यान सिंह उससे कहता है, तुम इतनी सर्टेनिटी से कैसे कह सकते हो कि वो वापस नहीं आ सकती? वैसे भी तुम क्या कहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंपनी मिस शेन की है। वो मैंग को इशारा करता है तो वो कहती है, मैं जिया काई को प्रेसिडेंट बनाने पर ऑब्जेक्ट करती हूँ। अब अपना काम पूरा करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में मैंग यान सिंह के साथ मेंशन में आती है। सबसे पहले वो अंकल से मिलते हैं जो उसका वापस स्वागत करते हैं। फिर वो यान सिंह के बारे में पूछते हैं तो यान सिंह कहता है, मैं उसका फियोंसे हूँ, फ्रांस में हम 1 साल से साथ हैं। जब यान सिंह मैंग को अंदर ले जाता है तो वो वहां एक पेंटिंग देखकर कुछ याद करती है, तो वो मैंग का हाथ जोर से दबाता है। उसे दर्द महसूस होता है तो वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है। फिर शेन की आंट वहां पहुंचती है और शेन से यान सिंह के बारे में पूछती है। वो खुद कहता है, मैं शेन का फियोंसे हूँ। फिर अंकल उन्हें ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहते हैं। अब ग्रैंडपा के पास यान सिंह मैंग को आगे जाने के लिए कहता है तो वो आगे जाती है, ग्रैंडपा का हाथ पकड़ती है और उन्हें सांत्वना देती है। कहती है, अब मैं वापस आ गई हूँ। ग्रैंडपा से मिलने के बाद मैंग को पछतावा महसूस होता है, मैं शेन की जगह इस घर में कैसे आ सकती हूँ। अब वो देखती है कि शेन का रूम बहुत सुंदर था, जिसमें ड्रेसेस, ज्वेलरी और शूज आदि के रैक्स थे। अब वो इन सब चीजों को देखकर इम्प्रेस हो रही होती है कि यान सिंह भी वहां आ जाता। तो उसे देखकर वो कहती है, मैं बस इन्हें देख रही थी। तो यान सिंह कहता है, तुम शेन हो और ये सब तुम्हारा है। तो वो कहती है, मैं हमेशा के लिए शेन नहीं रहूंगी। अगले सीन में मैंग मेंशन में घूम रही होती है और सब कुछ देखकर सोचती है, ये वो जगह है जहां शेन रहती थी। क्या मैं सच में उसके जैसी बन पाऊंगी? तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर लिन मू भी वहां आ जाता है और कहता है, शेन आ गई और मुझे कॉल भी नहीं किया। तो मैंग को देखकर वो कहता है, तुम मैंग हो है ना, जिससे मैं उस दिन मिला था? लेकिन वो गुस्से में मना कर देती है। तो वो पूछता है, अगर तुम मैंग नहीं हो तो तुम कौन हो? तो वो उसे बताती है, मैं शेन हूँ, मैं कल रात वापस आई। क्या अंकल ने तुम्हें नहीं बताया? तुम लिन मू हो है ना, जिसके साथ मैं बचपन में खेला करती थी। लेकिन लिन मू से रोकता है और कहता है, जब मैं शेन से मिलने विदेश गया था तो मैं उससे मिल नहीं पाया, लेकिन वापस आने से पहले मैंने शेन को कई बार कॉल किया। अगर तुम शेन हो तो तुम्हारा नंबर मेरे फोन में जरूर होगा। अब ये सुनकर मैंग डर जाती है कि उसका राज खुल जाएगा। लिन मू उसके नंबर पर कॉल करता है और यान चिंग उसे उठाता है और फिर फोन लेकर वहां आता है। वो आकर लिन मू को बताता है, मैं शेन का फियोंसे हूँ। ये सुनकर लिन मू शॉक्ड रह जाता है। उसके बाद यान चिंग मैंग को रूम में लाता है और कहता है, इस घर में आने के बाद तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी होगी। इस घर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मेरी बात सुनो और शेन बनकर जियो, वरना कुछ दिनों बाद तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। मैंग उससे कहती है, मुझे अपने बारे में बताओ,
कि तुम सच में शेन के फियांसे हो और मुझे शेन बनने के लिए कहने में तुम्हारा क्या इरादा है। तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए कि तुम उसकी दौलत हासिल करना चाहते हो। अगर मैं शेन बनकर तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हें उसकी दौलत मिल जाएगी, यही तुम्हारा मोटिव है। ये सब सुनकर यानशिंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला पकड़ता है और उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। वो खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है तो यानशिंग उसके कान में कहता है, मेरे मोटिव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपना काम करती रहो। अगर तुम फिर से पकड़ी गई तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। अब ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में मैंग रूम में बैठी होती है जब उसे शेन दिखाई देती है, जो उसे देखकर मुस्कुराती है। लेकिन जब मैंग पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। बाद में मैंग यानशिंग को अपने आदमियों के साथ कहीं जाते हुए देखती है और पूछती है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो यानशिंग कहता है, तुम जिस वजह से यहाँ आई हो उसी हद में रहो। तभी अंकल आते हैं और कहते हैं, ग्रैंडपा की हेल्थ बिगड़ रही है। तो अब वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, ग्रैंडपा की किडनीज फेल हो गई हैं, इसलिए सभी फैमिली मेंबर्स को ब्लड सैंपल्स देने होंगे। हम कुछ टेस्ट करेंगे जो जरूरत के समय बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंग वरिड हो जाती है, अब मैं क्या करूं? वो बाहर आती है और यानशिंग को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फोन उसके पास नहीं होता है। अब मैंग बहुत वरिड होती है, अगर मेरा ब्लड टेस्ट हो गया तो मेरा राज खुल जाएगा। वो बार बार यानशिंग को कॉल कर रही होती है कि जिया कै आता है। उसका फोन छीन लेता है और कहता है, तुम उस आदमी के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम बचपन में उससे लड़ती थी, वो कुछ नहीं कहती है। तो जिया कै कहता है, क्या तुम सच में शेन हो या नहीं? ये सुनकर मैंग गुस्से में कहती है, मेरा फोन वापस दो। तो वो कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हें कंपनी मिल जाएगी और अगर तुम शेन की जगह कोई और निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो वार्निंग देकर चला जाता है। अगले सीन में सभी ब्लड देने आए होते हैं तो जिया काई कहता है, मैं पहले ब्लड दूंगा। जिया काई के बाद नर्स मांग का सैंपल लेने के लिए नीडल डालने लगती है। यानशिंग को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जब मांग का ब्लड लिया जा रहा होता है तो लिनमू कहता है, शेन बचपन से कमजोर है, इसलिए उसका ज्यादा ब्लड मत निकालना। अब यानशिंग भी वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर मांग खुश हो जाती है। अब मांग को सहारा देते हुए वो कहता है, शेन ब्लड देखकर घबरा जाती है, इसलिए मैं उसे बाहर ले जाता हूँ। अब रास्ते में वो मांग से कहता है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अब वो नर्स के हाथ से सैंपल गिरा देता है और कहता है, अब मैं सैंपल में अपना ब्लड मिलाऊंगा, और फिर एक कट लगाकर ब्लड निकालने लगता है। अगले सीन में मांग यानशिंग से कहती है, मैं आज बहुत डर गई थी, आगे क्या होगा? तो वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आज जो हुआ वो बार बार होता रहेगा, वो बार बार तुम्हारी असली आइडेंटिटी जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम शेन बनकर रहो। अब वो रोने लगती है और कहती है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं शेन जैसी दिखती हूँ लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैं कंपनी की ओनर कैसे बन सकती हूँ? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। अब यानशिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे गायब होने से क्या होगा? वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बस डरी हुई हूँ, मैं शेन नहीं बन पाऊंगी। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे शेन की आंखें ले सकते हो। ये सुनकर यानशिंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ? क्या उससे वो जिंदा हो जाएगी और तुम उसकी जगह मर जाओगी? मांग को रोता देखकर वो भी रोने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। वो बैठकर रो रही होती है कि यानशिंग वापस आता है, उसे एक पासपोर्ट देता है और कहता है, ठीक है, तुम शेन नहीं बनोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस मत आना। अब ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। यानशिंग ग्रैंडपा को व्हील चेयर में ले जाने लगता है। अगले सीन में मांग को अपना सामान पैक करते समय एक ब्रूच मिलता है तो वो सोचती है, शेन ने मुझसे मेरे घर जाने की रिक्वेस्ट की थी। अब जैसे ही यानशिंग ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जिया काई वहां आ जाता है। वे सब छिप जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा का हाथ लगने से सायरन बजने लगता है तो वो चारों ओर देखने लगते हैं। तभी मांग वहां आ जाती है ताकि वो जिया काई से बच सके। बाद में यानशिंग मांग से कहता है, तुम वापस क्यों आई हो? तो वो कहती है, वहां भी खतरा था लेकिन तुम पहुंच गए। अब मांग उससे पूछती है, तुम्हारा मोटिव क्या है? तो वो कहता है, मैं शेन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है। अब ये कहकर वो उसे वापस कार में ले जाने लगता है। मांग कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब अगले सीन में मांग यानशिंग से पूछती है, तुम ग्रैंडपा को कहाँ ले जा रहे थे? तो वो बताता है, उनका ट्रीटमेंट यहाँ ठीक से नहीं चल रहा है, शायद वो उनकी बीमारी का फायदा उठाकर कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने उनका ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में शुरू कर दिया है। जिया काई का असिस्टेंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाने लगता है कि उसे एक कॉल आता है, तभी रिपोर्ट बदल दी जाती है। अब वो आकर कहता है, लड़की वाकई शैनी है। तो जिया काई को बहुत गुस्सा आता है, अब उसे सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद
सभी ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। जब जिया काई ग्रैंडपा को जगाने लगता है तो मैंग आकर उसे रोकती है। ग्रैंडपा को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन आंट आगे आती है और शीट हटाती है। ग्रैंडपा वहां होते ही नहीं है। अब आंट मैंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन यान शिंग आगे आकर उसे बचा लेता है और पूछता है, तुम ठीक हो? अब आंट कहती है, तुम लोगों ने ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तभी ग्रैंडपा अच्छी हेल्थ में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं, घर की प्रॉपर्टी सब में बराबर बटेगी और शैन कंपनी की सीईओ बनेगी। अगले सीन में मैंग को यान शिंग की बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि वो शैन का हक किसी और को नहीं लेने देगा। तो वो सोचती है, इसका मतलब है कि वो सच में शैन से प्यार करता है। वो अभी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि यान शिंग उसके पास आता है और कहता है, क्यों ना हम आज से इसी रूम में साथ रहें। तुम इस घर की अकेली वारिस हो, इसलिए हर समय तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। और अगले हफ्ते एक मीटिंग है, तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा ताकि तुम कोई गलती ना करो। मैंग कहती है, हम साथ कैसे रह सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है। तो वो कहता है, तुम सोफा पर या फ्लोर पर कहीं भी सो सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बेड पर भी सो सकती हो। आखिर हम एंगेज्ड कपल हैं। मैंग उससे पूछती है, हमारी एंगेजमेंट कब हुई? तभी वो अचानक बेड पर गिर जाती है। यान शिंग उसके करीब आता है और कहता है, चलो अब एंगेज हो जाते हैं। तो वो मना कर देती है। यान शिंग कहता है, मैं ज्यादा नहीं सोता, तो तुम बेड पर जाकर सो जाओ और मुझे इग्नोर करो। अब यान शिंग अपने काम में बिजी हो जाता है और मैंग सोने चली जाती है। अगले दिन यान शिंग मैंग को जगाकर उसे चेंज करवाता है और जॉगिंग पर ले जाता है और फिर उसे अच्छे कपड़े और मेकअप करवाता है ताकि वो शैन जैसी बन जाए। रात में यान शिंग को एक बुरा सपना आता है। वो 17 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट को देखता है और खुद को पानी में डूबते हुए देखता है। अब मैंग उसे जगाने आती है तो वो उसका गला घोंटने लगता है। फिर जैसे ही उसे होश आता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब मीटिंग का दिन आ जाता है। मीटिंग में सभी शैन की बुराई कर रहे होते हैं। वो बहुत छोटी है, वो बिजनेस कैसे संभाल पाएगी। अब मैंग यान शिंग के साथ वहां पहुंचती है। अब उसके सीट पर बैठने से पहले जिया काई के सपोर्टर्स कहते हैं, शैन कंपनी की सीट पर बैठने जा रही है, लेकिन क्या वो इस कंपनी को चलाने के काबिल भी है? अब मैंग सीट पर बैठती है और कहती है, मुझ में इस कंपनी को चलाने की और इसे क्राइसिस से बाहर निकालने की एबिलिटी है। आज से मैं कंपनी की रक्षा करूंगी और मिस्टर यान शिंग भी मेरे साथ काम करेंगे और हम कंपनी को उसकी पुरानी पोजीशन पर वापस लाएंगे। अब ये सुनकर सभी शैन के लिए तालियां बजाते हैं। मीटिंग के बाद वो बाहर आते हैं और खुश भी होते हैं कि मीटिंग अच्छी गई। अब मेन आबी वहां जॉब के लिए आई होती है, जो मैंग को देखकर उसे आवाज लगाने लगती। लेकिन तभी युआन उसके सामने आ जाता है। यान सिंह मांग से कहता है, हमें कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए काम शुरू करना होगा। अब वो मांग को सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑर्डर करने के लिए कहता है, तो वो सभी फाइल्स रूम में मंगवा लेती है। दूसरी ओर जिया काई गुस्सा हो रहा होता है। वे फाइल्स पर काम कर रहे होते हैं कि यान सिंह का एक एसोसिएट कहता है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर 1 महीने की छुट्टी पर चला गया है और उसकी फ्लाइट आज ही है। अब यान सिंह और मांग दोनों उसे रोकने जाते हैं। अब वो आदमी किसी के कहने पर जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाने लगता है। यान सिंह और मांग उस आदमी का पीछा करते हैं। अब वो आदमी कार से उतरकर भागने लगता है तो मांग भी उसके पीछे भागती है। फिर मांग उस आदमी को पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे फाइल दो। वो आदमी मांग को बातों में लगाता है और बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो बैग लेने नीचे जाती है, यान सिंह वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को बालकनी से लटका देता है। तो वो आदमी यान सिंह से कहता है, मुझे बचा लो। तो वो उससे फाइल मांगता है, तो डर कर वो उन्हें यूएसबी दे देता है जिसमें सारी फाइल्स होती हैं। अब वापस आकर वो सब उन फाइल्स को पढ़ने लगते हैं। अब यान सिंह कहता है, हमें एग्रीमेंट के रूल्स का पता लगाना होगा ताकि हम क्राइसिस से बाहर निकल सकें। हमारे पास 2 दिन हैं। अब ये सुनकर मांग वरीड हो जाती है। अब वो इन फाइल्स पर बहुत देर तक काम करती है। फिर उसे यान सिंह की याद आती है तो वो मेडिसिन बॉक्स लेकर उसके पास आती है। जैसे ही वो उसके पास बैठकर मेडिसिन लगाने लगती है, वो जाग जाता है। तो मांग उससे कहती है, मैं तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा रही थी। तो वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले भी बहुत चोटें लगी हैं। वैसे भी हमारा गोल अभी इस क्राइसिस से बाहर निकलना है। तो मांग उससे पूछती है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस पेज पर है? तो यान सिंह आकर मांग के पास बैठ जाता है। अब वो फाइल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगती है। अब यान सिंह उसे देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। फिर वो उठती है और जाने लगती है। तो यान सिंह उसे रोकता है और कहता है, रुको और मुझे मेडिसिन लगाओ। तो वो रुक जाती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है। अब उसे मेडिसिन लगाते हुए देखकर यान सिंह भी नर्वस हो रहा होता है। अगले सीन में वो सब बैठकर फाइल्स पढ़ रहे होते हैं। वो सभी को टास्क्स देती है और फिर बैंक से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इंस्टॉलमेंट्स के लिए मान जाइए। अब सभी अपने अपने टास्क्स पूरे कर लेते हैं। फिर उन्हें बैंक से कॉल आता है और वो इंस्टॉलमेंट्स के लिए मान जाते हैं।
अब मांग और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। ऑफिस से घर जाते समय मांग यान सिंह से कहती है, तुम हैरान होंगे कि मैंने ये कैसे किया। बचपन से मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने वो सब चीजें याद कर ली। यान सिंह कहता है, तुमने अच्छा काम किया। वो उसे थैंक यू कहती है और ये भी कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और कंपनी को क्राइसिस से बाहर निकालना भी चाहती थी। और ये कहकर वो कार में बैठ जाती है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो यान सिंह सोती हुई मांग का सीट बेल्ट हटाने लगता है, लेकिन फिर नर्वस होकर बाहर निकल जाता है। मांग भी अपनी आंखें खोलती है और वो भी काफी नर्वस हो रही होती है। अगले दिन मांग ग्रैंडपा से कहती है, कंपनी का क्राइसिस खत्म हो गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर ग्रैंडपा उसे ग्रीन हाउस की ओर ले जाते हैं और बताते हैं, तुम्हारे मॉम और डैड ने इसे सजाया था और ये इस घर की सबसे प्यारी जगह है। यहाँ बहुत सारे फूल खिलते थे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद यहाँ के पौधों की हालत बहुत खराब हो गई। तो मांग ग्रैंडपा से कहती है, अब ग्रीन हाउस हमें दे दीजिए, हम इसे फिर से हरा भरा कर देंगे। मांग और युआन मिलकर ग्रीन हाउस पर काम करते हैं, लेकिन यान सिंह बैठा होता है। तो मंग उसके पास आती है और कहती है, तुम फ्री क्यों हो, आओ और हमारी हेल्प करो। वो मना कर देता है तो मंग उसके पास बैठकर काम करने लगती है। वो कहता है, यहाँ कोई फूल नहीं खिलेगा। तो वो उससे कहती है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमें डिस्करेज मत करो। ये कहकर वो एक प्रैंक करती है और यान सिंह के चेहरे पर मिट्टी लगा देती है और कहती है, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और मिट्टी खिलाऊंगी। तो वो उठता है और मंग को उठा लेता है। अब वो उसे रूम में ले जाता है और कहता है, अगर ये मिट्टी साफ करो। तो नर्वसली मंग उसका चेहरा साफ करती है। अपना चेहरा साफ करवाने के बाद यान सिंह वहां से चला जाता है। अगले दिन तैंग नाम की एक लड़की अपने ब्रदर के साथ कंपनी के नए सीईओ से मिलने आती है और मंग से कहती है, हम कंपनी के नए सीईओ से बात करने आए हैं। तब भी तैंग यान सिंह को देखती रहती है। फिर उसका ब्रदर कहता है, तुम्हारी कंपनी ने हमारे डिजाइन कॉपी करके बेचे हैं, मैं इसका प्रूफ भी लाया हूँ। तो यान सिंह कहता है, एग्जीबिशन तो अभी हुआ भी नहीं है और हम तुम्हारे डिजाइन क्यों कॉपी करेंगे। तो वो कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जब एग्जीबिशन होगा तो मैं तुम्हारे डिजाइन देखूंगा। अगर तुम लोगों ने अपने डिजाइन नहीं बदले तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। फिर वो चले जाते हैं। नीचे जाकर तैंग का ब्रदर उससे कहता है, मुझे इस कंपनी को हासिल करने का एक और मौका मिल गया है। अब अंदर यान सिंह सभी को बताता है, जो डिजाइन हमने भेजे हैं वो उनके डिजाइन से मिलते जुलते हैं, किसी ने हमारे डिजाइन उन्हें दे दिए हैं। यान फिर कहता है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो हम पर मुकदमा कर सकें। वो हम पर मुकदमा करके हमें ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे और हमें अपनी कंपनी उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब वरिड होकर मंग कहती है, हमारे डिजाइन्स वापस ले लो, हम नए डिजाइन्स बनाएंगे, हम यान के साथ प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। अब यान सिंह डिजाइन्स वापस लेने जाता है और बाकी सभी को प्रिंटर भी लाने के लिए कहता है। मंग लिन मू से डिजाइन्स के बारे में बात करती है। मंग उससे पूरा नहीं हो जाता, मेरे साथ रहो। दूसरी तरफ यान सिंह डिजाइन्स वापस ले लेता है। दूसरी तरफ लिन मू मंग को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है, ये हमारा एक बहुत पुराना डिजाइन है। तब मंग को याद आता है कि उसने भी एक ऐसी ही पेंटिंग बनाई थी। लिन मू कहता है, चलो हम अपनी पेंटिंग के डिजाइन में ट्विन रोजेस भी ऐड करते हैं। तो मंग मान जाती है और डिजाइन बनाने लगती है। तभी कोई आता है और कहता है, बाहर मीडिया आई हुई है। तो लिन मू कहता है, मैं उनसे डील करूंगा। अब जब मंग अकेले बैठकर काम कर रही होती है तो कोई उसका रूम लॉक कर देता है और एसी में स्मोक बढ़ा देता है। रूम में स्मोक भरने लगता है, जिससे मंग को खांसी आने लगती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। नीचे फायर अलार्म बजता है और कोई कहता है, शायद बिल्डिंग में आग लग गई है और मिस शेन अभी भी ऊपर है। ये सुनकर यान सिंह और युआन मंग को बचाने जाते हैं। अब यान सिंह लॉक तोड़कर अंदर आता है। फिर वो उसे बाहर एक सेफ जगह पर लाता है और उसे सीपीआर देने लगता है ताकि वो फिर से सांस ले सके। लेकिन जब वो सांस लेना शुरू नहीं करती तो वो उसे माउथ टू माउथ रिससिटेशन देने लगता है। जब मंग को होश आता है तो यान सिंह उसे उठाकर ले जाता है। घर पर ग्रैंडपा सभी को डांट रहे होते हैं और कहते हैं, इतने सारे लोग होने के बावजूद किसी ने शेन की रक्षा नहीं की। बाद में मंग ग्रैंडपा से कहती है, मैं अब ठीक हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से आप वरिड थे। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम इस घर के लिए सब कुछ हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये फैमिली खत्म हो जाएगी। ये सुनकर जिया काई को बहुत गुस्सा आता है। अब ग्रैंडपा जाने लगते हैं और यान सिंह से कहते हैं, जल्दी से शेन से एंगेज हो जाओ। अब मैग हैरान हो जाती है तो ग्रैंडपा कहते हैं, कुछ लोग शेन के सीईओ बनने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें शेन से एंगेज करवाकर मैं सबको बता दूंगा कि तुम दोनों एलेट स्टार के नए ओनर्स हो। अब यान सिंह मैन को बताता है, तुम्हारी एब्सेंस में हमने एक नया डिजाइन बनाकर भेज दिया है और कल ऑफिस में आग नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने रूम में स्मोक बढ़ाकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है। अब जैसे ही वो जाने लगता है, मैंग उसे रोकती है और कहती है, ग्रैंडपा की बात मानकर और एंगेज होकर हम सबको एक मैसेज देंगे।
मैं मानती हूँ कि मैं शेन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो क्या तुम मुझसे एंगेज होकर मेरे साथ रहोगे? तो यानशिंग कहता है, मुझसे एंगेज होने का मतलब है कि तुम इस सब से बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम मुझे या मेरे मोटिव को भी नहीं जानती। तो मैंग चुप हो जाती है। तो वो रूम से चला जाता है। कुछ देर बाद वो रूम में आता है और मैंग कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। अभी यानशिंग कहता है, एंगेजमेंट के बाद मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैंग इस पर खुश हो जाती है। अगले सीन में एक शेयर होल्डर्स मीटिंग दिखाई जाती है, जहां मैंग भी यानशिंग के साथ पहुंचती है और सभी को बताती है, चेयरमैन के बीमार पड़ने के बाद कंपनी अभी क्राइसिस से बाहर आई ही थी कि कंपेटिटर्स ने हम पर डिजाइन चोरी का आरोप लगाया और हमें मीडिया में बदनाम कर दिया। लेकिन अब ये मामला भी सुलझ गया है। अब मैं कंपनी को रीशफल करूंगी। फिर मैंग अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब्स देती है और कुछ लोगों को ये कहकर निकाल देती है वे कंपेटिटर्स के लिए काम करते हैं। तभी टैंग अपने ब्रदर के साथ पहुंचती है और बताती है, मैंने ही इस वर्कर को पैसे दिए थे और उसे इस कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। बिजनेस में ये सब होता रहता है, लेकिन हमारी वजह से आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा मिस शेन। अब ये कहकर वो चले जाते हैं। अब सभी ट्रांसफर्स के बाद मैंग उठती है और सभी को गुड न्यूज देती है। चेयरमैन के अप्रूवल से मैं अगले हफ्ते मिस्टर यानशिंग से एंगेज हो रही हूँ। एंगेजमेंट के दिन मैंग दुल्हन के रूप में तैयार हो रही होती है और उसका मेकअप किया जा रहा होता है। बाद में दुल्हन स्टेज पर आती है और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। जैसे ही यानशिंग मैंग को रिंग पहनाने लगता है, वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन यानशिंग उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है और फिर उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। रिंग के बाद दोनों किस करते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। बाद में मैंग आती है और यानशिंग उसे घर ले जाता है। घर पर मैंग यानशिंग के साथ होती है। वो गिरने लगती है तो यानशिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, अभी तुम्हारा एकमात्र काम शेन बनकर जीना है, बाकी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़। ये सुनकर मंग हाँ कह देती है। अगले दिन तंग मंग से मिलने आती है और कहती है, मैं एलएच स्टार के नए प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती हूँ और बदले में मैं तुम्हें कोई भी कीमत दूंगी जो तुम चाहो। मेना लिनमू के यहाँ डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है जब वो उन 2 रोजेस की पिक्चर देखती और कहती है, मैंने ये पिक्चर अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखी थी और मेरी फ्रेंड ने भी इसकी एक कॉपी बनाई थी। तभी लिनमू को तंग का एक मैसेज मिलता है, मैना को लेकर आओ और शो देखो। दूसरी ओर तंग उनसे कह रही होती है, ये बहुत अच्छा ऑफर है। मंग कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। तो तंग कहती है, लिनमू को यहाँ बुलाओ क्योंकि मैं सिर्फ उससे डिजाइन खरीदना चाहती हूँ। अब लिनमू को वहां बुलाया जाता है और मेना भी उसके साथ आती है। वो मंग से पूछने लगती है, तुम मंग हो है ना, तुम यहाँ क्यों और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मंग उससे कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब वो इंसिस्ट करने लगती है, मुझे पहचानो, मैं मेना हूं। तो यानशिंग उसे डांटने लगता है, अपनी लिमिट्स में रहो, वो तुम्हारी बॉस है। फिर मंग भी उससे कहती है, मैं शेन हूं, इस कंपनी की सीईओ। अब मंग लिनमू को मेना को बाहर भेजने के लिए कहती है। फिर मंग साइन नहीं करना चाहती, लेकिन वो यानशिंग के कहने पर साइन करने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मंग तंग से कहती है, मुझे अपने वेयर हाउस में ले चलो जहां प्रोडक्ट्स रखे हैं। अब मंग उसे ले जाने लगती है, लेकिन वो भी नर्वस होती है क्योंकि उस जगह को सिर्फ सीईओ ही खोल सकती है। मंग असल में शेन नहीं थी। अब यानशिंग उस जगह को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जब मंग वेयर हाउस जाती है तो तंग और लिनमू उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ताकि मंग का सच पता चल सके। अब मंग 2 बार पासवर्ड डालती है, लेकिन वो मैच नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि शेन ने उसे अपने फोन का पासवर्ड बताया था। अब मंग उस पासवर्ड को चेक करने के लिए यूज करती है और लॉक खुल जाता है और तंग और लिनमू हैरान हो जाते हैं। अब तंग कहती है, मिस शेन प्लीज अपनी फिंगर स्कैन करें। तो वो कहती है, वो सिस्टम फिंगर यूज नहीं करता, बल्कि वो आई स्कैनिंग यूज करता है। अब मंग अपनी आंखें स्कैन करती है और सबको हैरान कर देती है क्योंकि दरवाजा खुल जाता है। मंग तंग को वेयरहाउस में एंटर करने के लिए कहती है तो वो हैरानी में एंटर करती है। अगले सीन में यानशिंग मंग को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। मंग जागती है और कहती है, मुझे नीचे उतारो, ग्रैंडपा देख रहे हैं। लेकिन वो उसे ऊपर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। अब मंग उससे कहती है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हो? तो वो उसके बगल में बैठ जाता है। मंग अपना सिर उसकी गोद में रखती है और कहती है, जब मुझे लॉक खोलना था तो मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। यानशिंग कहता है, आई एम सॉरी, मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की थी। फिर मंग उठती है और पूछती है, तुम मुझसे उस इंसिडेंट की वजह से नफरत करते थे जो मेरी वजह से हुआ? अगर मैं वहां नहीं होती तो शेन को मेरी वजह से मरना नहीं पड़ता। इस पर यानशिंग कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। शेन को जाना था, वो चली गई, लेकिन तुम्हें अभी भी जीना है। वो कहती है,
मैं शेन की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। फिर वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम शादी के बाद मुझे अपना सच बताओगे। वो कहता है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तंग और लीगुआन ग्रुप से डील करने दो। वो उसे सुला देता है और फिर खुद भी सो जाता है। रात में उसे फिर से एक बुरा सपना आता है। वो एक कार एक्सीडेंट देखता है और शेन के पेरेंट्स को गुजरते हुए देखता है। वो सबको रोकना चाहता था, लेकिन सब उसे अकेला छोड़ देते हैं। यान सिंह सपने में बेचैन होता है तो मांग आवाज सुनती है और उसके पास आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। मांग उसे प्यार से जगाती है और वो जाग जाता है। अगले सीन में लिन मू मांग के पास आता है और उसे कुछ डिजाइन्स दिखाता है। जैसे ही वो देखती है, लिन मू को टैंक की बातें याद आती हैं। ये सच में शेन है। तो वो उससे कहता है, अगर डिजाइन में कोई गलती है तो उसे पेंसिल से ठीक कर दो। लिन मू उसे एक पेंसिल देता है जिसे वो एक आर्टिस्ट की तरह पकड़ती है और ड्राइंग करने लगती है। तभी यान सिंह रूम में आता है, मांग के हाथ से पेंसिल लेता है और उससे कहता है, ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना होगा। अब यान सिंह मांग को भेज देता है और लिन मू सोचने लगता है। मेना की मदर भी बिल्डिंग में होती है और ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। वो उनसे पूछती है, आप यहाँ कैसे? तो वो बताती है, तुम्हारी कंपनी ने मुझसे ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे, मुझे बहुत पैसे भी मिले हैं। अब ये सुनकर मैना हैरान हो जाती है। तभी मांग वहां से गुजरती है तो वो कहती है, वो मांग है। फिर वो भी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। मैना कहती है, वो कंपनी की सीईओ है। वो मांग जैसी दिखती है लेकिन वो है नहीं। अब उसके डैड आते हैं जिससे मांग नर्वस हो जाती है। ऑफिस में यान सिंह लिनमू से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो लिनमू कहता है, तुम मुझे खुद सब कुछ बताओ। यान सिंह कहता है, मैं बताऊंगा, लेकिन क्या तुम में मेरे साथ आने की हिम्मत है? अब मांग के डैड उसे बुलाते हैं और उसका डॉग भी उसकी ओर आने लगता है जिससे वो नर्वस हो जाती है। ये सब टैंग ने किया था। अब मांग अपने डैड से कहती है, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। तो वो कहता है, तुम मुझे बता रही हो कि मैं अपनी बेटी को नहीं जानता जिसे मैंने खुद पाला है। तो मांग उसे इग्नोर करती है और जाने लगती है। डैड पूछते हैं, अगर तुम मांग नहीं हो तो तुम कौन हो? तभी ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। दूसरी ओर टैंग अपने प्लान के फेल होने पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब ग्रैंडपा सबके साथ ऑफिस आते हैं और कहते हैं, ये बहुत फॉर्चुनेट है कि तुम्हारी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। दूसरी ओर यान सिंह लिनमू के साथ फार्म हाउस आया होता है। वहां वो लिनमू को कॉफी ऑफर करता है तो लिनमू कहता है, मैं कॉफी नहीं पीता क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती। मुझे बुरे सपने आते हैं क्योंकि बचपन के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से एक इंसान को ट्रॉमा हो जाता है। यान सिंह उससे कहता है, तुम्हें क्या ट्रॉमा है? तो लिनमू उसे पास्ट में ले जाता है। जब शेन को सुबह सुबह दर्द हुआ था तो मेरे डैड उसे हॉस्पिटल ले गए थे। फिर उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया। इसमें उसके डैड की तुरंत डेथ हो गई और उसकी मदर और ब्रदर दोनों मिसिंग हो गए। ऐसी सिचुएशन में ग्रैंडपा ने शेन को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। फिर एक दिन वो तुम्हारे साथ वापस आई। अब बताओ, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाली? इस इनोसेंट इंसान पर। तो यान सिंह कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहता है, मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी रिंग हटाकर दिखाओ। यान सिंह रिंग हटाता है और उसकी उंगली पर वही निशान होता है जो शेन के ब्रदर के बचपन में था। अब यान सिंह उसे पकड़ लेता है तो लिनमू कहता है, मैं सबको सच बता दूंगा। तुम मुझे यहाँ रखकर कुछ नहीं छिपा सकते। अगर शेन को कुछ हुआ है तो सबको सच बताओ, मांग को इसमें मत फंसाओ। तो यान सिंह उससे पूछता है, तुम मांग को कैसे जानते हो? तो वो कहता है, मैं उससे आर्ट यूनिवर्सिटी में मिला था। वो बहुत इनोसेंट है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो यान सिंह उसे अपना सच बताता है। शेन मर चुकी है और मैं ग्रैंडपा को यह सब नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहता हूं जिसने सबको मारा। रात में मैंग ग्रैंडपा के पास आती है। ग्रैंडपा कहते हैं, पौधे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए। वो कहती है, नहीं वो जरूर उगेंगे, और फिर उठकर पौधे लगाने लगती है। तभी यान सिंह वहां पहुंचता है और उसकी हेल्प करने लगता है। अगले सीन में टैंग ग्रैंडपा के पास आती है। उसे देखकर यान सिंह कहता है, कुछ बुरा जरूर होने वाला है। फिर सब खाने बैठते हैं तो वो मैंग के लिए एक मैंगो काटती है। मैंग को मैंगो से एलर्जी थी। टैंग जानबूझकर मैंग को मैंगो खाने के लिए कहती है। अब टैंग को चुप कराने के लिए वो मैंगो खा लेती है जिससे उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। लेकिन किसी को पता न चले वो ग्रैंडपा से रेस्ट करना है और अपने रूम में चली जाती है। यान सिंह उसके पीछे जाता है और उसकी हेल्थ काफी बिगड़ चुकी होती है। अब यान सिंह उसे रूम में लाता है और उसे परफ्यूम मिला हुआ पानी पीने के लिए देता है। मैंग वॉमिट करती है और मैंगोज बाहर आ जाते हैं। उसे काफी रिलीफ महसूस होता है और फिर दोनों रेस्ट करने लगते हैं। अगले दिन मैंग यान सिंह को थैंक यू कहती है। मुझे पता है तुम सही समय का इंतजार कर रहे हो, फिर तुम सबको सच बता दोगे और तब तक मैं भी शेन के रूप में अच्छी एक्टिंग करूंगी और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर टैंग मेरे खिलाफ प्रूफ हासिल करने में कामयाब हो गई तो तुम खुद को छिपा लेना ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी।
ये सुनकर यैन सिंह को ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं। वो कह रहे थे, जिन घरों में सनलाइट नहीं होती वहां फूल नहीं उगते। तो यैन सिंह उनसे पूछता है, तो क्या हमें विंडो खोल देनी चाहिए? तो वो कहते हैं, अगर विंडो खोलने से ठंडी हवा और सनलाइट आती है तो उसे खोलने में कोई हर्ज नहीं है। अगली सुबह यैन सिंह टैंग को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। टैंग उससे कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? ये कहकर टैंग उसके सामने एक फाइल रखती है। तो यैन सिंह फाइल देखने से मना कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैन को नुकसान पहुंचाने की? तो वो कहती है, तुम्हें शैन की चिंता है, जो लड़की तुम्हारे सामने आ रही है तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। यैन सिंह आगे देखता है और मैंग वहां आ रही होती है। तभी मैंग के फैमिली को एक कॉल आता है, तुम्हारी बेटी एयरपोर्ट पर है लेकिन उसकी जान को खतरा है। ये जानकर वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठते हैं और जाने लगते हैं। अब मैंग के डैड मैंग को कंफर्म करने के लिए कॉल करते हैं। जैसे ही वो जा रही होती है वो फोन उठा लेती है। तभी वो अपने डैड को कार में देखती है। टैंग के आदमी उन्हें ले जा रहे होते हैं तो वो कार के सामने रुक जाती है। तो यैन सिंह आकर मैंग को हटा देता है। टैंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसका ब्रदर आता है और उसे थप्पड़ मारता है। तभी टीवी पर एक अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। LH स्टार का प्रेसिडेंट असल में उनका ग्रैंडसन है जो 27 साल पहले मिसिंग हो गया था। वो वापस आ गया है और LH स्टार में CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद हम यैन सिंह को मैंग को जगाते हुए देखते हैं जो बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम मैंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी। मेना युआन के साथ यहाँ होती है। वो पूछती है, अगर यैन सिंह उस फैमिली का ग्रैंडसन है तो ये कौन है? इसका मतलब ये मैंग है, शैन नहीं। घर पर जिया कई सभी फैमिली मेंबर्स को बता रहा होता है, इस इंसान की किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है। ग्रैंडपा यान सिंह से कहते हैं, मुझे बताओ 17 साल पहले क्या हुआ था? तो वो बताता है, 17 साल पहले मैं अपनी मॉम और डैड के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था। फिर उसकी सिस्टर उसे एक पेपर एयरप्लेन देने आती है। कार में वो मॉम और डैड से कहती है, जब मेरा बेटा और बेटी कंपनी संभालेंगे तो हम दोनों एक पीसफुल जगह पर घर बनाएंगे। अब वो अपनी मॉम को आवाज लगाता है और वो उससे बात करने लगती है। तभी अचानक एक ट्रक सामने आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ मैं बचा और मैं बाहर निकलने और रोते हुए अपनी मॉम और डैड को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक आदमी ने मुझे कार से दूर ले जाकर नदी में फेंक दिया ताकि मैं भी मर जाऊं। ये सुनकर जिया कई कहता है, पुलिस ने केस पहले ही बंद कर दिया है। अंकल की मौके पर ही डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ और सन कहीं चले गए थे। तुम्हारी कहानी झूठी है। तो यान सिंह उन्हें अपनी उंगली पर निशान दिखाता है और कहता है, ये चोट मुझे तब लगी थी जब मैं 7 साल का था। और फिर ग्रैंडपा को अपनी DNA रिपोर्ट दिखाता है। जब मांग का ब्लड चेक किया गया था तो मैंने उसी ब्लड से इसे चेक करवाया था। ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने इतने साल कहाँ बिताए? तो वो कहता है, किसी ने मुझे पानी से बाहर निकाला और एक ऑर्फनेज में डाल दिया, जहां उसकी हालत दिखाई जाती है कि दूसरे बच्चे उसे बुली करते थे। अब ग्रैंडपा उससे शन के बारे में पूछते हैं तो वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, शन हमें छोड़कर चली गई। कुछ महीने पहले मैं उसे यूनिवर्सिटी से लेने गया था और मैंने उसे फोन पर बताया था कि मैं जिंदा हूं और तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन जब मैं शन के पास पहुंचा तो किसी ने पहले ही उसकी जान ले ली थी। अब ग्रैंडपा रोने लगते हैं और यान सिंह उनसे माफी मांगता है, मैंने आपको पहले सच नहीं बताया। अब सब चले जाते हैं और ग्रैंडपा शन को याद करके रोने लगते हैं। जब मांग को हॉस्पिटल में होश आता है तो लिन मू उसके साथ होता है। वो उससे पूछती है, एक्सीडेंट में किसी को चोट तो नहीं लगी? तो वो बताता है, सब ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड और मेना भी। वो अभी भी शन होने की एक्टिंग कर रही होती है। तो लिन मू कहता है, तुम्हें और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यान सिंह ने सबको सच बता दिया है। वो उस फैमिली का असली वारिस है जो 27 साल पहले खो गया था। मांग कहती है, मुझे नहीं पता। तो लिन मू उसे न्यूज दिखाता है जिसमें यान सिंह ने अपना सच रिवील किया था। वो बाहर जाती है और सबसे कहती है, मुझे उससे मिलवाओ। तो मेना उससे कहती है, अब ये गेम खत्म हो गया है तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम्हें मांग बनना होगा। ये सुनकर मांग बहुत रोती है। तभी उसके डैड पहुंचते हैं जिन्हें देखकर उसे कुछ खुशी महसूस होती है। रात में यान सिंह ग्रैंडपा के पास जाता है और माफी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं, मैं खुश हूं कि तुम बच गए। काश 17 साल पहले वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, तुम, शेन और तुम्हारे मॉम और डैड यहाँ होते। अब ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ और शेन को घर ले आओ, उसकी जगह यहीं है और दूसरी लड़की को जाने दो। दूसरी ओर मांग इंसिस्ट करती है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करो, मैं यान सिंह से मिलना चाहती हूँ। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आती है और युआन से कहती है, मांग नहाने जा रही है इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। अब मांग कपड़ों की हेल्प से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। यान सिंह मांग को देखता है तो वो उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या वो न्यूज़ सच है? क्या तुम मुझे ये सच बताना चाहते थे कि तुम उस फैमिली के वारिस हो? तो वो हाँ कहता है। तो वो कहती है, अगर तुम उस फैमिली के वारिस थे
तो तुम्हें सब कुछ पाने के लिए मेरी जरूरत नहीं थी। तुम सब कुछ खुद कर सकते थे, लेकिन मुझे मेरी दुनिया में भेजने के लिए थैंक यू। शैन ने मेरी जान बचाई तो मैंने भी कर्ज चुका दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया है और हिसाब बराबर हो गया है। यान सिंह शौक में कहता है, तुम सही कह रही हो कि तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। अब वहां बारिश होने लगती है। तभी मैंग अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और यान सिंह को दे देती है। यान सिंह भी रिंग वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि मैंग उसका हाथ काट देती है और उसे रिंग पकड़ाकर रोते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद यान सिंह भी दुखी होकर रोने लगता है। जब मैन हॉस्पिटल वापस आती है तो मेना उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम यान सिंह से मिली? अब वो कुछ नहीं कहती और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यान सिंह कंपनी की सीईओ की चेयर पर बैठा होता है कि शेयर होल्डर्स कहते हैं, तुम्हारे सीईओ बनने के बाद कंपनी का स्टॉक मार्केट नीचे चला गया है, इसलिए अब तुम्हें लॉगन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करना होगा और मिस टेंग से शादी करनी होगी, जिससे कंपनी को फायदा होगा। अब शेयर होल्डर्स के कहने पर यान सिंह इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। लिन मू मैंग के पास आता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन वो कहती है, मैं LH स्टार के साथ काम नहीं करना चाहती। तो लिन मू कहता है, ये काम LH स्टार के लिए नहीं है, ये मेरे प्राइवेट स्टूडियो के लिए है। ये तुम्हारे लिए मैंग के रूप में एक नई शुरुआत करने का चांस है। दूसरी ओर टैंग अपने ब्रदर से लड़ रही होती है। उसका ब्रदर उसे समझाता है, तुम्हारे ऊपर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए पागल मत बनो। तो वो कहती है, मुझे वो आदमी पसंद है और इतना कि मेरा उसके बिना जीने का दिल नहीं करता। ब्रदर, उसे मेरे लिए ले आओ, वरना मैं हार नहीं मानूंगी। तो उसका ब्रदर कहता है, मुझे पता चला है कि LH स्टार हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है और शेयर होल्डर्स के कहने पर यान सिंह तुमसे शादी करने के लिए मान गया है। ये सुनकर टैंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं तुरंत हाँ कह दूंगी और अपनी वेडिंग ड्रेसेस तैयार करवाऊंगी। अगले दिन मैंग स्टोर पर काम कर रही होती है कि उसे न्यूज से पता चलता है कि यान सिंह शादी कर रहा है। तभी आंट आती है और टीवी बंद कर देती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक सैंडविच देती है। अब मैंग बाहर बैठकर दुखी मन से सूरज को देखती है। सूरज इतना ब्राइट है, मैं उसे देख भी नहीं पा रही हूँ। यान सिंह भी सूरज की तरह है, जिससे मैं शायद कभी नहीं मिल सकती। बाद में मैंग घर आती है। उसका सामान बिखरा पड़ा होता है और वो एक आदमी को घर से निकलते हुए देखती है। अब वो उस आदमी का पीछा करती है और जाते समय मेना को फोन पर बताती है, एक आदमी हमारे घर आया था, मैं उसका पीछा कर रही हूँ, जल्दी से आकर मेरी हेल्प करो। जैसे ही मैंग उसका पीछा करती है, वो आदमी एक ट्रक में कुछ फेंकता है और चला जाता है। वो ट्रक में देखने जाती है कि कोई मैंग को ट्रक में लॉक कर देता है और ट्रक चलने लगता है। वो ट्रक को रोकने की कोशिश करती है और उसे एहसास होता है कि उसे फंसाया गया है। अब मैंग अपना फोन चेक करती है, नेटवर्क नहीं होता है। ऑफिस में मेना यान सिंह को बताती है, कोई घर आया था और मैंग उसके पीछे चली गई, उसे हेल्प की जरूरत है, वो फोन भी नहीं उठा रही है। दूसरी ओर मैंग खुद से कह रही होती है, मैं अब मरना नहीं चाहती, मैंने अभी तक शैन के मर्डरर्स को भी नहीं पकड़ा है। तभी यान सिंह का कॉल उसके फोन पर आने लगता है। वो अपनी कार में तेजी से वहां आ रहा होता है। जब मैंग फोन उठाती है तो वो बताती है, मैं ट्रक के अंदर हूँ, जिस आदमी ने मुझे पहले किडनैप किया था वही मुझे यहाँ लाया है। तो यनशिंग कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अब एक दूसरा ट्रक उस ट्रक को टक्कर मारता है जिसमें मैंग थी, जिससे ट्रक अनबैलेंस्ड हो जाता है और इस वजह से दूसरी कार्स भी एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक कार फिर से ट्रक को टक्कर मारती है, जिससे मैंग ट्रक से गिर जाती है और कहीं लटक जाती है और नीचे ओशन होता है। वो यंगशिंग को आवाज लगाती है, तभी यंगशिंग भी वहां पहुंच जाता है। वो मैंग को लटकते हुए देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन मैंग का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे गिरते देखकर यंगशिंग भी पानी में कूदने की तैयारी करता है, लेकिन जब वो पानी को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो पानी में डूब रहा था। अपने सारे डर के बावजूद वो ब्रेवली पानी में कूद जाता है। पानी में यंगशिंग मैंग को देखता है तो वो उसे बचाने के लिए उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैंग को होश नहीं आता। अब वो उसे अपनी गोद में उठाता है, बाहर लाता है और उठाने लगता है। यंगशिंग की खुद की हालत भी बिगड़ जाती है। तभी दूसरे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जो दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। टैंग हॉस्पिटल में यंगशिंग के साथ होती है। जब उसे होश आता है तो वो उसके पास आती है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है। फिर उसे सब कुछ याद आता है तो वो टैंग से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? तो वो कहती है, मैं युआन के साथ यहाँ आई थी। तो वो कहता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो टैंग कहती है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? तो यंगशिंग खुद जाने लगता है कि टैंग उसे रोकती है और पूछती है, तुम ओशन से डरते हो तो तुम पानी में क्यों कूदे? तो वो कहता है, दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है
जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर लिनमू मैंग के साथ होता है। वो उससे पूछती है, मुझे किसने बचाया? जब मैं गिरी तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। अब लिनमू झूठ बोलता है, रेस्क्यू टीम ने तुम्हें बचाया। बाद में मैंग को यनशिंग की याद आती है तो वो उसे कॉल करती है। वो उसी हॉस्पिटल के दूसरे रूम में होता है। वो फोन उठाता है और मैंग पूछती है, तुम घर पर हो या ऑफिस में? तो वो कहता है, मैं बिजी हूं। तो वो दुखी होकर पूछती है, तुम काम में बिजी हो या शादी में? तो वो कहता है, जो सोचना है सोचो। इस पर वो रोने लगती है और पूछती है, क्या तुम स्टार्स देख रहे हो जो अभी चमक रहे हैं? तो यनशिंग झूठ बोलता है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। तो मैंग कहती है, लगता है मैंने तुम्हें परेशान किया, वैसे भी हम अलग होने ही वाले थे। ये कहकर वो फोन काट देती है। दूसरी ओर मैंग को याद आता है कि यनशिंग ने फोन पर कहा था, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, और बाद में उसने मुझे पानी से बाहर निकाला। तो वो लिनमू को कॉल करती है और पूछती है, मुझे सच बताओ, मुझे पानी से बाहर किसने निकाला? लिनमू फिर से झूठ बोलता है, रेस्क्यू टीम ने। तो वो कहती है, मुझे पता है यनशिंग ने मुझे बचाया, और फिर फोन काट देती है और फिर वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाती है। यनशिंग टैंग को फूलों का बुके दे रहा होता है कि वो कहती है, तुम अपनी कंपनी की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, है ना? तो यनशिंग कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो कहती है, तुम इतने केपेबल हो, तुम्हारे पास जरूर कोई और ऑप्शन होगा। तुम्हारे पास इस वेडिंग को कैंसिल करने का आखिरी चांस है। तो यनशिंग चारों ओर देखने लगता है। फिर वेडिंग तोड़ने के बजाय वो फूल पकड़ने लगता है और टैंग खुश हो जाती है। लेकिन तभी मैंग वहां पहुंच जाती है और कहती है, मैं इस वेडिंग पर ऑब्जेक्ट करती हूँ। और फिर स्टेज पर आती है और यनशिंग से कहती है, आई लव यू। हम एक दूसरे से कितने भी दूर हों, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आगे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर यानशिंग के सामने एक रिंग उठाकर वो पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यानशिंग टैंग को और फिर चारों ओर सभी को देखता है और सोचने लगता है। मैंग उसे रिंग पहना देती है और कहती है, अब मैंने तुम्हें भी रिंग पहना दी है, तुम मेरे हो गए हो। अभी नहीं तो मैं किसी और दिन आकर तुम्हें ले जाऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है। तो यानशिंग भी उसके पीछे जाता है, उसे उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? और फिर उसे वहां से ले जाता है। वो उससे कहता है, तुम इतनी ब्रेव हो कि तुमने मेरी वेडिंग तुड़वा दी। तो वो कहती है, मैंने सिर्फ वेडिंग नहीं तुड़वाई, मैंने ग्रूम को भी किडनैप कर लिया। वो पूछता है, अब अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगी? तो वो कहती है, तुम जो हो उसी वजह से मैं नहीं डरती। अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो मैं बार बार तुम्हारे पीछे आती। यानशिंग कहता है, तुमने बहुत कुछ सहा है, मुझे तुम्हें इस सब में नहीं लाना चाहिए था, बल्कि मुझे तुम्हें अपना सच पहले ही बता देना चाहिए था। जब मैं विदेश में था तो मैं तब ग्रैंडपा को कॉल करके अपने जिंदा होने की खबर दे सकता था, लेकिन ऐसा करने से वो मुझे भी मार देते। तुम्हारे और शैन के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड प्लॉट था ताकि कोई ना बचे। किसी ने मेरे मॉम और डैड को मर्डर किया। अगर मैं उन्हें नहीं पकड़ता तो सबकी जान को खतरा होगा और मेरे मॉम और डैड को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो मैंग उसे हक करती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम शैन की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी ट्रबल्स मुझे बताओगे। मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करूंगी। मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो जवाब में उसे किस करता है और उनके किस के दौरान फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो यानशिंग के बारे में कहता है, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा, मैं बहुत जल्द तुम्हारी जान ले लूंगा। यानशिंग को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसका गला पकड़ लेता है। ये मैंग होती है जो यानशिंग को लेने आई थी। अब उसे देखकर यानशिंग उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे कार में बिठाती है और खुद भी कार में बैठकर ड्राइव करने लगती है। वो उसे ब्रिज पर लाती है और उससे कहती है, हम यहाँ फायरवर्क्स देखेंगे। वो यानशिंग के कोट के बटन्स खोलती है और वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होकर एंजॉय कर सकते हो। तब वो ओके कहता है और मैंग उसे चेंज करने के लिए कपड़े देती है। वो अपनी ड्रेस चेंज करता है और मैंग को पकड़कर कहता है, आज से मैं तुम्हारा रहूंगा। मैंग खुश हो जाती है और यानशिंग उसे देखने लगता है। यानशिंग सोती हुई मैंग को घर लाता है। उसे सोता देखकर वो उसके बालों में हाथ फेरता है और वो जाग जाती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? हमने स्टार्स देखने का डिसाइड किया था, क्या मैं पूरी रात जाग सकती हूँ? मैं पहले शॉप पर आंट की हेल्प कर रही थी और बाद में लिनमू के साथ कुछ काम था तो मैं थोड़ी थक गई। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिनमू का नाम सुनकर यानशिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और मांग से कहता है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। कल मैं अपने डिजाइनर से तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए कहूंगा।
यान सिंह को ऐसे जलसली बात करते देखकर मांग मुस्कुराने लगती है और फिर उसे हक कर लेती है। फिर यान सिंह भी मुस्कुराने लगता है और उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। जैसे ही मांग जाने लगती है, यान सिंह उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन कार का सीट बेल्ट दोनों को आगे बढ़ने से रोकता है। तो मांग हंसने लगती है और फिर यान सिंह को बाय कहकर घर के अंदर चली जाती है। उसके देर से आने पर उसके डैड उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे लंच पर इनवाइट करो ताकि मैं उससे मिल सकूं और जान सकूं कि वो कैसा इंसान है, वरना मैं कल तुम्हारी मॉम को क्या जवाब दूंगा। अपने डैड की बातें सुनकर मांग थोड़ी बरीड हो जाती है। अगले सीन में यान सिंह ऑफिस में होता है कि जिया काई आता है और उससे कहता है, मैंने सभी शेयर होल्डर्स को बता दिया है कि कंपनी में सिक्योरिटी रिस्क है। अब दोनों लड़ने लगते हैं। तभी मांग यान सिंह को कॉल करती है, जो बताता है, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्द ही काम खत्म कर लूंगा और फिर हम रात में मिलेंगे। मांग को यान सिंह की वीकनेस के बारे में पता चल गया था। जिया काई उसे कंपनी और मांग दोनों को खोने की वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है। रात में यान सिंह अपनी मॉम के पर्सनल ऑफिस आता है। वहां चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, तो वो सोचता है क्या हुआ। फिर उसे ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं। बिजनेस के 40% शेयर्स तुम्हारी मॉम के नाम पर है, जो उसने जाने से पहले शेन के नाम पर एक पर्सनल सील में बनवाए थे। अब ये याद आने के बाद उसे जिया काई की बातें याद आती हैं। 20 दिनों के बाद जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे वही कंपनी का ओनर होगा। अब यान सिंह समझ जाता है कि मांग भी खतरे में है। इसके बाद वो एक जगह आता है जहां लिनमू और मांग बैठकर काम कर रहे होते हैं। मांग उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और पीछे बैठ जाता है। अब मांग को गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इतना पीने के बाद जब वो पार्किंग लॉट में आती है तो वो यान सिंह को कॉल करती है और कहती है, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? क्या तुम मुझे और पसंद नहीं करते? यान सिंह उसके पीछे चल रहा होता है, उसकी सारी बातें सुनता है। तभी कुछ लोग मांग को किडनैप करने आते हैं, तो मांग को पता चले बिना वो उन लोगों से लड़ने लगता है और मांग से कहता है, अपनी आंखें बंद करो और मेरी कार ढूंढो, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। अब वो कार ढूंढने लगती है और यान सिंह उन किडनैपर्स को मारकर भगा देता है। मांग कहती है, मैंने तुम्हारी कार ढूंढ ली है, अब बताओ मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? तो यान सिंह कहता है, बस अपनी आंखें बंद करो। लेकिन वो कहती है, नहीं, बस मुझे ऐसे ही किस करो। तब यान सिंह मुस्कुराने लगता है और मांग उसे हक कर लेती है। अगले दिन यान सिंह मांग को कॉल करता है। वो सो रही होती है, इसलिए वो बहुत देर बाद अपना फोन उठाती है और फिर उस पर गुस्सा होती है। तुम मुझे ड्रिंक करते हुए देखते रहे और कुछ नहीं कहा। जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखते हैं तो हम जेलस होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं थी। तो वो कहता है, मुझे जेलस होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो डेट पर चलते हैं। अब मांग हैरान हो जाती है, लेकिन फिर तैयार होकर उसके साथ जाती है। अब वो बीच पर आते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मांग यान सिंह से कहती है, मैंने अपने सपने में खुद को और तुम्हें इस बीच पर देखा था। यहाँ तुम मुझसे कहते हो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर वो सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद मांग यान सिंह से कहती है, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वो कहीं बैठकर खा रहे होते हैं कि मेना मंग को कॉल करती है और वो उससे बात करने लगती है। तो यान सिंह भी बाहर जाता है और एक्साइटेडली सील के बारे में बात करने लगता है। जब यान सिंह वापस आता है तो मंग वहां नहीं होती, जिससे वो बहुत डर जाता है। तभी मंग पहुंच जाती है, तो यान सिंह जल्दी से उसे हक करता है और कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं जाओगी। तो वो कहती है, ओके, और तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अब दोनों कार में बैठते हैं कि मंग यान सिंह से कहती है, जब तुम बात कर रहे थे तो अंकल आए थे, उन्होंने कहा ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे मिलने चली गई। तो ग्रैंडपा ने मुझसे कहा, तुमने और यान सिंह ने मुझे ऐसे ही पागल बना दिया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। इस पर मैं रोने लगी और कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने आपसे झूठ बोला। अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे पनिश कीजिए। हमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। तो ग्रैंडपा ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? मैं ये तब से जानता हूं जब वो तुम्हें घर लाया था। उसे तुम्हारी इतनी केयर करते देखकर मैं समझ गया था कि वो तुमसे प्यार करता है। अगर मुझे पता नहीं चलता तो शायद मैं हमेशा धोखे में रहता। जब से तुमने मुझे ग्रैंडपा कहा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। तुम जब चाहो हमारे घर आकर रह सकती हो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई। फिर तुम्हारा कॉल आया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। जब मैं ग्रैंडपा से मिली तो वो ठीक नहीं लग रहे थे। उन्हें डॉक्टर से प्रॉपरली एग्जामिन करवाओ। अब बताओ तुम्हें क्या हुआ? तुम अपना काम छोड़कर यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है, ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जब वो मंग को घर लाता है तो एक मास्क्ड आदमी बाहर निकलता है। उसे देखकर मंग बहुत डर जाती है और यान सिंह से कहती है,
ये आदमी यहाँ पहले भी आया है, उसके पास मेरा पैक बैग है। तो वो कहता है तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, और फिर वहां से चला जाता है। मंग बहुत नर्वस हो जाती है। तभी टैंग वहां पहुंच जाती है। तो वो उससे कहती है मुझे यानशिंग के पीछे जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो टैंग उसे कार में बिठाती है और उसे उस जगह ले आती है जहां यानशिंग और वो आदमी थे। दोनों एक डायरी के लिए बहुत देर तक भागते हैं। तभी यानशिंग को फंसाने के लिए वो आदमी मंग का पैक बैग कार में फेंकता है और भाग जाता है। यानशिंग कार से पैक बैग निकालने लगता है। तभी एक दूसरी कार उस कार पर गिर जाती है, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब मंग और टैंग शॉक्ड रह जाते हैं। मंग कार में यानशिंग को ढूंढने लगती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे यानशिंग नहीं मिलता। लेकिन तभी यानशिंग मंग को आवाज लगाता है, जिससे पता चलता है कि वो उस कार में था ही नहीं। वो उस ब्रिज के साथ मंग के पास आता है, तो वो उसे मारने लगती है और कहती है तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तो वो उसे पकड़कर हग कर लेता है। वो कहती है अपना ख्याल रखना। तो वो कहता है मैं रखूंगा। अब दोनों को देखकर टैंग भी खुश हो जाती है। मंग यानशिंग से कह रही होती है तुम्हें नहीं पता आज मुझे कैसा महसूस हुआ, मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। तो वो उसे सांत्वना देता है। तो मांग कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से अगर कोई खतरा आएगा तो तुम उसका सामना मेरे साथ मिलकर करोगे, तुम ऐसे अकेले नहीं रहोगे। बाद में मांग यानशिंग से उस आदमी और ब्रोच के बारे में पूछती है। ये सब क्या था? वो आदमी ब्रोच क्यों छोड़ना चाहता था? तो यानशिंग कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए नहीं बताया। ये कोई ऑर्डिनरी ब्रोच नहीं है, इसमें मेरी मॉम की पर्सनल सील है। तो वो कहती है वे लोग मेरे घर वो ब्रोच चुराने आए थे। तभी उसे याद आता है कि शेन ने मरने से पहले उसे वो ब्रोच दिया था। तो अब वो यानशिंग को बताती है शेन ने मुझे वो ब्रोच दिया था, ये तब से मेरे पास है। शेन ने कहा था कि मैं वो ब्रोच तुम्हें दे दूं, ये मेरे घर पर होगा, कल आकर मुझसे ले लेना। तो यानशिंग ओके कहता है। अगले सीन में मांग घर पर वो ब्रोच ढूंढ रही होती है और अपने डैड से कहती है मेरे पास रोज जैसा एक ब्रोच है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अब ब्रोच का नाम सुनकर डैड वरीड हो जाते हैं और जाने के लिए उठते हैं, लेकिन दरवाजे पर रुककर सोचते हैं कि क्या करें। फिर वो ब्रोच मांग को लौटा देते हैं। मांग ब्रोच पाकर खुश हो जाती है। फिर डैड मांग को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं और चले जाते हैं। ब्रोच मिलने के बाद मांग यानशिंग को कॉल करती है और कहती है ये मेरे पास है, कल जब तुम मेरे डैड से मिलने आओगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। रात में देर तक मत जागना, ताकि जब डैड तुम्हें देखें तो वो तुम्हें पसंद करें और हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह दें। यानशिंग उससे कहता है अब सब ठीक हो जाएगा। तो मांग उसे बाय कहती है और खुशी खुशी कॉल एंड कर देती है। अगले दिन यानशिंग मांग के डैड से मिलने मांग के घर आता है। फिर मांग उससे मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अंदर ले जाने लगती है। तो यानशिंग उससे एक गिफ्ट लाया हूँ। फिर वो गिफ्ट लेती है और उसे एक तरफ ले जाकर उसकी टाई खोलने लगती है और बताती है मैंने तुम्हारे लिए एक नई टाई खरीदी है, मुझे ये टाई बहुत पसंद आई। और शॉपकीपर ने कहा कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को टाई पहनाती है तो लड़का हमेशा उसकी मुट्ठी में रहता है। तो मांग उसे टाई पहनाने लगती है, लेकिन उसे टाई नॉट बांधनी नहीं आती, इसलिए यानशिंग उसके हाथ पकड़ता है और टाई नॉट बांधता है। और जब ये प्रॉपरली हो जाती है तो मांग खुश हो जाती है। घर के अंदर डैड एक फोटो एल्बम में एक ट्रक की पिक्चर देखते हैं और उन्हें याद आता है कि वो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए ट्रक चलाते थे और मांग की मॉम से कहते थे इस जॉब में सैलरी ज्यादा है, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे अरेंज कर लूंगा। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है मुझे ब्रोच दे दो वरना 17 साल पहले का इंसिडेंट सामने आ जाएगा। तभी मांग यानशिंग के साथ घर के अंदर आती है और उसे डैड से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब उन्हें देखकर यानशिंग पहचान जाता है कि ये पिक्चर वाला आदमी है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता। यानशिंग उसके डैड से माफी मांगता है। मैंने मांग की जान को खतरे में डाल दिया था जब मैं उसे घर ले गया था, लेकिन अब वो उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। फिर वो अपना दूसरा नाम भी बताता है, जिससे डैड डर जाते हैं और वो मांग से कहते हैं चाय लाओ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मांग उठकर चली जाती है तो यानशिंग गुस्से में कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मॉम, डैड और एक सिस्टर थे, लेकिन 17 साल पहले किसी ने एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स को मार दिया। इससे डैड और भी डर जाते हैं। यानशिंग कहता है जब मेरी सिस्टर मांग से मिली तो वो भी एक एक्सीडेंट में मारी गई। डैड कहते हैं हमें अफसोस है। तो यानशिंग कहता है अंकल क्या आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं? डैड नर्वस हो जाते हैं। तभी मैन पहुंचती है और बताती है मेरी मॉम की डेथ हो गई थी जब मैं छोटी थी। मेरे डैड ने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की। असल में वो ये ट्रक ड्राइविंग की जॉब करते थे। मेरी मॉम बहुत बीमार थी, इसलिए डैड उनके ट्रीटमेंट के लिए ट्रक चलाते थे। अब यानशिंग मैंग को फिर से बाहर भेजने के लिए कहता है मुझे भी भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना लाओगी? तो मैंग खाना लाने चली जाती है। फिर यानशिंग कहता है क्या आपकी वाइफ की डेथ 17 साल पहले किसी बीमारी से हुई थी?
डैड नर्वस हो जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। तो यान सिंह कहता है उनका नाम कैमिन था। डैड का चेहरा पीला पड़ जाता है और गिलास उनके हाथ से गिर जाता है। दूसरी ओर अंकल लिनमू को बताते हैं जिस ट्रक में यान सिंह के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उसके ड्राइवर की बेटी का नाम मैंग था और वो उस समय एक छोटी बच्ची थी। यान सिंह की यादें यहाँ ताज़ा हो जाती हैं और वो जाने के लिए उठता है। तो डैड कहते हैं मैंग की कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती थी और मैंने पाप किया था। मैं अपनी बीमार वाइफ का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ट्रक चलाता था। फिर किसी ने मुझे ये जॉब दी। मेरा काम सिर्फ कार को टक्कर मारना था। मुझे उस ट्रक के इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे, ये सोचकर मैंने कार को टक्कर मार दी। मुझे नहीं पता था कि उस कार में एक फैमिली थी। अगर नफरत करनी है तो मुझसे करो, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन मैंग से कुछ मत कहना। तो यान सिंह उन्हें धक्का देता है और वहां से चला जाता है। मैंग वापस आती है और पूछती है यहाँ क्या हुआ। वो पता करने के लिए यान सिंह के पीछे जाने लगती है कि डैड कहते हैं ये ब्रूच ले लो। अब मैंग यान सिंह के पास बीच पर आती है और पूछती है क्या बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो यान सिंह कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो मैंग दुखी हो जाती है और उससे कहती है तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, मुझे ब्रेकअप का कोई रीजन बताओ, ये मत कहना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। तो वो कहता है मैं बस तुम्हें यूज कर रहा था। और फिर वो डीजी ब्रोच बॉक्स लेता है और कहता है मुझे तुमसे बस यही चाहिए था। तो मैंग कहती है क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। यान सिंह कहता है मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच तो ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब मैंग गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मेरी बातें याद रखना। ये कहकर वो रोते हुए चली जाती है। अगले सीन में जियाकाई सबको बता रहा होता है मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, इसलिए मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। तो यान सिंह वहां आता है और उसे अपनी चेयर से उठने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, इसलिए यहाँ बैठने का हक सिर्फ मुझे है। तो यान सिंह सारे ब्रोच निकालता है जिसमें सील भी थी। तो सभी कहते हैं कंपनी के मेजर शेयर्स यान सिंह की मॉम के नाम पर थे, अब सीईओ कौन होगा। तो जियाकाई कहता है मैं अपने कजन को थैंक यू कहता हूँ कि उसने कंपनी के शेयर्स वेरीफाई किए, लेकिन क्या मेरा कजन सोचता है कि अगर उसे डील मिल गई तो कंपनी भी उसकी हो जाएगी। ये कहकर वो सील फेंक देता है और कहता है इस सील का अब कोई यूज नहीं है। फिर वो यान सिंह को उसकी मॉम का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। 17 साल तक मिसिंग रहने की वजह से पुलिस ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। तभी जियाकाई ब्रूच पर पैर रखता है और उसे तोड़ने लगता है और यान सिंह उसे देखकर हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा आंट से कह रहे होते हैं हम एक फैमिली है और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम इतनी चैरिटी करती हो, क्या तुम अपनी फैमिली से थोड़ा प्यार नहीं कर सकती। तो आंट कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैंने एलएच स्टार के प्रति वफादारी की कसम खाने के बजाय चैरिटी वर्क में सेटबैक्स का सामना क्यों किया है। मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने से रोका गया है। मैं भी तुम्हारी बड़ी बेटी से कम्पीट करना चाहती हूँ। तब ग्रैंडपा को सीने में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं इसकी एक वजह है। तो आंट कहती है वजह यह है कि तुम सब कुछ अपनी बड़ी बेटी की फैमिली को देना चाहते हो। अब ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आंट उनकी हेल्प नहीं करती। दूसरी ओर मैंग के डैड मैंग के साथ जा रहे होते हैं। उनके जाने के बाद लिनमू वहां पहुंचता है और मेना की मॉम उसे बताती है कि वो चले गए हैं। अब लिनमू को टैंक का कॉल आता है, यांग सिंह के ग्रैंडपा को कुछ हो गया है। अब ऑफिस में यांग सिंह और जियाकाई के बीच लड़ाई हो रही होती है कि यांग सिंह को पता चलता है कि ग्रैंडपा को कुछ हो गया है। जब वो घर आता है तो डॉक्टर्स ग्रैंडपा को छोड़ने वाले होते हैं। वो उनसे पूछता है तुमने उनका ट्रीटमेंट क्यों रोक दिया, और फिर पागलों की तरह डिवाइसेस लगाने लगता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अब अंकल यांग सिंह को समझाने लगते हैं। तो आंट उठती है और कहती है सबको कभी ना कभी मरना है, जल्द ही तुम भी इस घर में नहीं दिखोगे। तो वो कहता है साफ साफ कहो। तो आंट कहती है तुम इस फैमिली से नहीं हो, तुम किसी और औरत के बेटे हो। लिनमू मैंग तक पहुंचता है और कहता है यांग सिंह के पेरेंट्स का एक्सीडेंट तुम्हारे डैड के ट्रक से हुआ था। तो वो शौक में अपने डैड को देखती है और वो भी उससे आंखें नहीं मिला पाते। वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। दूसरी ओर आंट यांग सिंह से कहती है मेरे पास प्रूफ है कि तुम इस घर के वारिस नहीं हो। और फिर एक कॉल रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें उसके डैड उसकी मॉम से कह रहे होते हैं यांग सिंह बहुत शरारती है, फिर भी तुम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का अच्छा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर यांग सिंह शॉक्ड रह जाता है। आंट कहती है हमने इस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया है, बाकी का काम मीडिया कर देगी। इन्हीं बातों के दौरान ग्रैंडपा को होश आ जाता है। तो यांग सिंह उनके पास जाता है। ग्रैंडपा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। यांग सिंह बहुत दुखी होता है, बाकी सब खुश होते हैं। घर से निकलते समय यांग सिंह ओशन के पास आता है और बहुत रोता है, क्योंकि उसे याद आ रहा होता है कि उसके पेरेंट्स शेन और उसके ग्रैंडपा ने भी उसे छोड़ दिया है। तभी उसे मैंग की याद आती है।
कि वो भी यांग सिंह से दूर हो गई है। मैंग यांग सिंह को लेकर वरीड होती है, इसलिए वो उसे बार बार कॉल करती है। अब मैंग उसे ढूंढने निकलती है। फिर वो कई लोगों से यांग सिंह के बारे में पूछती है और उसका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात हो जाती है। वो एक ब्रिज पर खड़ी होकर सोच रही होती है, यांग सिंह कहाँ गया। वो विश करती है यांग सिंह सही सलामत वापस आ जाए और ये भी सोचती है मैं उसे ढूंढ लूंगी। अगली सुबह यांग सिंह भी ओशन के किनारे होता है और बिना सोचे समझे चल रहा होता है। फिर वो ओशन के पास आता है और डिसाइड करता है मैं खुद को डुबो दूंगा। तो वो पानी में कूद जाता है। मांग उसे पानी में कूदते हुए देखती है और वो भी भागकर पानी में कूद जाती है और बेहोश यान शिंग को देखती है। फिर वो उसके पास आती है और उसे हिलाने लगती है। होश में आओ। मांग उसे बाहर निकालने और उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मांग उसे देखकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद वो यान शिंग के पास बैठी होती है। वो कोमा में चला गया था और यान शिंग अपनी मर्जी से ही होश में आ सकता था। अब मांग उससे कहती है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसका हाथ पकड़कर वो कहती है, तुम्हें होश में आना होगा, उठो, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी बातों का यान शिंग पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद मांग यान शिंग के पास सोफा पर सो रही होती है। तभी यान शिंग को एक बुरा सपना आता है जिसमें मॉम और डैड उसे छोड़ गए होते हैं। वो किसी को नहीं रोक पाता। इस बार ग्रैंडपा भी उसे देखकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद एक अजनबी आता है और कहता है, सब चले गए हैं, अब तुम भी मर जाओ। और वो यान शिंग को उठाकर ले जाता है। ये देखकर यान शिंग को होश आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ और हाइपर होता है। उसकी आवाज सुनकर मांग डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है और यान शिंग को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देने लगता है। तब उसकी नजर मांग की पेंटिंग पर पड़ती है, जिससे वो शांत हो जाता है। फिर वो उठता है और उस पेंटिंग को देखता है कि घंटी बजती है। तभी मांग यान शिंग की ओर हेल्प का हाथ बढ़ाती है, ठीक वैसे ही जैसे यान शिंग ने स्टोरी की शुरुआत में मांग की ओर हाथ बढ़ाया था। अब यान शिंग मांग का हाथ पकड़ता है और बहुत रोने लगता है। बाद में मांग उसे सुला रही होती है और उससे कहती है, अब सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कोई खतरा तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। अब उसे नींद आने लगती है तो वो देखता है कि बाकी सब उसे छोड़ गए हैं, लेकिन उसे मांग की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। यान शिंग की हालत ठीक नहीं होती तो मांग उसे मेडिसिन देती है। वो बहुत चुप होता है तो मांग कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर कुछ है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। वो बार बार कहती है, मुझसे बात करो, लेकिन वो चुप रहता है। मांग उसे अकेला छोड़ देती है और बाकी सबको मैसेज करती है, डिनर पर आओ ताकि यान शिंग का दिल बेहतर महसूस करे। अब वो टेबल सेट करने लगती है तो यान शिंग उसे देख रहा होता है। रात में सब डिनर के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद मांग यान शिंग के साथ वहां आती है तो सब बातें करते हैं। मांग लिन म्यू से उस कंपटीशन के बारे में बात करती है तो टांग कहती है, अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो मैं तुम्हारा साइन अप करवा दूंगी। तो मांग खुशी से कहती है, ऑफर करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे अभी यान शिंग के साथ रहना है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। अब सब चीयर कर रहे होते हैं कि मांग यान शिंग से कहती है, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कोट लाती हूँ। फिर वो चले जाते हैं और बाकी लोग डिनर करने लगते हैं। अगले सीन में मांग यान शिंग के पास आती है जो कुछ सोच रहा होता है। वो उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है, वही जो मेरे साथ हुआ। तो वो कहती है, वो सब पास्ट की बात थी। यान शिंग कहता है, मेरे पेरेंट्स शेन और ग्रैंडपा चले गए, किसी और ने कंपनी पर कब्जा कर लिया। मैंने इतने सालों तक यहाँ आकर सब कुछ सेटल करने की तैयारी की, लेकिन जिस चीज को मैं बचाना चाहता था वही मुझसे खो गई। बेहतर होता कि मैं 17 साल पहले ही मर जाता। अब मांग उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रैंडपा की डेथ का बहुत दुख है, लेकिन ये भी देखो, बहुत से लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। शांग, युआन, लिनमू, तांग और मैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। इस पर वो मांग को हक करता है और रोने लगता है। मांग कहती है, क्या तुम ऐसे ही रोते रहोगे और अपने गोल को छोड़ दोगे? वो अपने डैड के लिए भी माफी मांगती है और कहती है, क्या तुम सब कुछ किसी और को दे दोगे? तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें इन मर्डर्स के बारे में पता लगाना होगा और उन्हें सजा दिलवानी होगी। तुम जो तुम्हारा है वो किसी और को नहीं दे सकते। और फिर कहती है, चलो हम अपने घर और कंपनी वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये सुनकर यान शिंग रोते हुए कहता है, आई लव यू। तो मांग कहती है, फिर से कहो जो तुमने अभी कहा। तो वो उससे फिर कहता है, आई लव यू, और कहता है, मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में कभी प्यार में नहीं पड़ूंगा, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये सुनकर मांग खुश हो जाती है और रोते हुए आई लव यू कहती है और मुस्कुराने लगती है।
अगली सुबह दोनों धूप में बैठे होते हैं तो मांग उसे रिंग दिखाती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो यान शिंग मांग को रिंग पहनाता है और कहता है, इसे पहनो ताकि तुम मेरी हो जाओ। फिर वो कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा। मैं अपने घर और कंपनी वापस जाऊंगा और पूरा सच पता लगाऊंगा। फिर हम अपनी लाइफ एक साथ बिताएंगे। अगले सीन में तांग लिन मू को एक नर्सिंग होम ले जाती है। वो कहता है, यहाँ कौन है? तो वो कहती है, यहाँ कोई है जिससे तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। तभी नर्स यान शिंग की मॉम को वहां लाती है, जिन्हें देखकर लिन मू शॉक्ड रह जाता है। वो लिन मू को देखकर मुस्कुराती है। अब सभी क्लूज ढूंढने में बिजी थे। मांग यान शिंग को बताती है, 17 साल पहले मेरे डैड को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ मॉम के अकाउंट में पैसे आए थे। हमें पता लगाना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए। रात में मांग और यान शिंग फाइल्स पढ़ रहे होते हैं। तभी डैड वहां पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखकर वो कहते हैं, तुम्हें इनसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो बताते हैं, उस दिन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की कार को टक्कर नहीं मारी थी, बल्कि एक दूसरा ट्रक उन्हें मारने आया था। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब किसी ने उनसे फोन पर कहा था, कार को टक्कर मारो और भाग जाओ, हम तुम्हारी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा देंगे। डैड कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। उन्होंने कहा था, अपना मुंह बंद रखो और जो कहा गया है वो करो। वो कार को टक्कर मारने लगता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुक जाता है ताकि कोई कोलिजन ना हो, और ट्रक रोककर वो डिसाइड करता है कि वो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो एक दूसरा ट्रक वहां आ गया था और उनकी कार को टक्कर मार दी थी। अब ये बताते हुए डैड कहते हैं, मुझे बलि का बकरा बनाया गया था। मुझे उस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मजबूर किया गया था। तुम्हारी मॉम की उस रात डेथ हो गई, इसलिए मैंने वो पैसे नहीं लिए और वो जगह छोड़कर वापस आ गया। डैड यान शिंग से माफी मांगते हैं। मांग कहती है, डैड के अनुसार एक्सीडेंट दोबारा हुआ और मेरे और शेन के साथ भी यही हुआ। जब मैं शेन के साथ कार में थी तो कोई उसे भी किडनैप करके मारना चाहता था और किसी और ने एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवाकर उसकी जान ले ली। तो यान शिंग कहता है, इसका मतलब है कि इन एक्सीडेंट्स को करवाने में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, इसीलिए हम कंफ्यूज थे और हम सच का पता नहीं लगा पाए। अब मांग कहती है, हमें इस केस को सॉल्व करना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा जो ये सब कर रहे हैं। अब उनका शक आंट पर जाता है और फिर वो आंट की इन्वेस्टिगेशन करने की सोचते हैं। अगले दिन LH स्टार में एक मीटिंग होती है। जिया काई वहां आता है और मीटिंग देखकर कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मीटिंग रखने की? फिर वो यान शिंग से कहता है, तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था तो तुम फिर से वापस आ गए। यान शिंग उससे कहता है, तुमने मुझसे ये कंपनी छीनी थी, आज मैं तुमसे सच निकलवाऊंगा। तो वो मजाक में कहता है, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यान शिंग कहता है, तुम्हारी मॉम के 40% शेयर्स के अलावा मैंने 60% शेयर्स खरीद लिए हैं और सभी शेयर होल्डर्स के साथ एक अग्रीमेंट भी कर लिया है, तो अब हमारे पास तुमसे ज्यादा शेयर्स हैं। अब वो फाइल देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी टैंग का ब्रदर पहुंचता है और कहता है, मैंने यान शिंग के साथ मिलकर सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। अब यान शिंग जियाकाई से कहता है, रिजाइन करने से पहले कुछ कहना चाहोगे? तो जियाकाई कहता है, ओके, कंपनी रख लो, लेकिन तुम मेंशन में कभी नहीं आ पाओगे। ये कहकर वो जाने लगता है तो यान शिंग दरवाजा लॉक करवा देता है। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यान शिंग उससे कहता है, आज मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा कि तुमने शेन को मरवाने की कैसे कोशिश की, लेकिन गलती से मैंग को किडनैप कर लिया, और ऐसा करते समय तुम सबने क्या प्लानिंग की। जियाकाई का एसोसिएट कहता है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तभी यान शिंग उसे पिक्चर्स दिखाता है, जिन्हें देखकर जियाकाई सारा ब्लेम अपने एसोसिएट पर डाल देता है और कहता है, तुमने शेन को किडनैप करने की कोशिश की थी। अब वो कहता है, मुझे मत फंसाओ, तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ये कहकर वो भागने लगता है तो युआन उसे पकड़ लेता है। अब जियाकाई कहता है, तुम मेरे ब्रदर हो, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उसे उसके एसोसिएट और जियाकाई की पिक्चर दिखाता है, तो वो उन फोटोज को फाड़ देता है और कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। फिर घर जाकर वो आंट को बताता है कि यान शिंग ने सारे शेयर्स खरीद लिए हैं और मुझे कंपनी से निकाल दिया है। तो आंट कहती है, उन्हें जो लेना है लेने दो, मुझे बस ये घर चाहिए। अब यान शिंग वहां पहुंचता है तो आंट कहती है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो यान शिंग उससे कहता है, तुम मेरे लिए वो फेक रिकॉर्डिंग फिर से चलाओगी? फिर वो रियल रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें उसके डैड ने कुछ और कहा था, लेकिन उसे एडिट करके ऐसा बना दिया गया था। आंट कहती है, अमेजिंग, तुमने रियल रिकॉर्डिंग ढूंढ ली, लेकिन इसका क्या फायदा, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। तो यान शिंग को बहुत गुस्सा आता है और उसे और गुस्सा दिलाने के लिए वो कहती है, 17 साल पहले वो ओशन की लहरों में मर गए थे। अब यान शिंग जाकर उस ओशन पेंटिंग को फाड़ देता है और खुश होता है
क्योंकि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है। वो कहता है, मुझे पता है तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा। तो वो कहती है, पहले तुमने मेरी बेटी पर आरोप लगाया, अब तुम मुझ पर भी मर्डर का आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाओ। तो मैंग उन्हें प्रूफ दिखाती है, जिससे पता चलता है कि 17 साल पहले डैड को आंट से पैसे मिले थे, और वो रिकॉर्डिंग भी चलाती है जिसमें आंट एक्सीडेंट करवाने के लिए कह रही होती है। अब अंकल भी उन्हें अपना क्राइम कन्फेस करने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है कि मैं कन्फेस करूं। तो अंकल टीवी पर एक वीडियो चलाते हैं जिसमें ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं, मैंने तुम्हें 17 साल दिए ताकि तुम अपनी गलतियों का एहसास कर सको, लेकिन तुम अभी भी वैसी ही हो। तुम अपनी सिस्टर से जेलस थी, इसलिए मौका मिलते ही तुमने उसकी जान ले ली। मैं ये 17 सालों से जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि तुमने उसे बहुत सफाई से मारा है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा फादर हूं। मैं शुरू से जानता था कि तुम उसे नापसंद करती हो। अब आंट तोड़फोड़ करने लगती है, मैंने ये तुम्हारी वजह से किया। अब आंट अपना क्राइम कन्फेस कर लेती है। तो अंकल किसी को कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। ग्रैंडपा आंट को अपनी सिस्टर के पास नहीं जाने देते थे। एक बार आंट से एक ग्लास टूट गया था, जिससे यान शिंग की मॉम को ग्लास से कट लग गया था। तो ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है और वो आंट को मारकर बारिश में गार्डन में छोड़ देते हैं। आंट बहुत रोई थी। अब वो बचपन की उन बातों को याद करके फिर से गुस्सा हो जाती है और पौधों को तोड़ने लगती है। अब लिन मू सबके साथ घर वापस आता है और टैंग बताती है, 17 साल पहले मेरे ब्रदर को एक और मिसिंग वुमन मिली थी, जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे कई सालों तक एक नर्सिंग होम में रखा गया था। अब यान शिंग की मॉम को वहां लाया जाता है। अब यहाँ आंट यान शिंग से कहती है, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, और फिर उस पर चीजें फेंकने लगती है। मैंग उनके पास जाकर उसे रोकती है। वो उसे पकड़ लेती है और यान शिंग से कहती है, मैं पहले इसे मारूंगी फिर तुम्हें। तब युआ आकर आंट को रोकता है। फिर यान शिंग की मॉम वहां पहुंचती है और आंट को पहचान लेती है। आंट उसे जिंदा देखकर डर जाती है। यान शिंग भी अपनी मॉम को देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब यान शिंग की मॉम आंट के साथ बहुत बातें करती है, लेकिन आंट कहती है, किसी ने मुझे फैमिली जैसा ट्रीट नहीं किया। तो यान शिंग की मॉम उसे हक करने लगती है और कहती है, न मैंने तुमसे झूठ बोला और ना ही डैड ने। ये फैमिली तुम्हारी वजह से ही पूरी है। अब ये सुनकर आंट रोने लगती है। बाकी सब भी रोने लगते हैं। बाद में यान शिंग की मॉम गार्डन में अकेली बैठी होती है कि यान शिंग उसके पास आता है। वो उसे ध्यान से देखती है और उसे प्यार करती है। यान शिंग इतने सालों बाद अपनी मॉम की गोद में सिर रखता है। मॉम उसे बहुत प्यार करती है और यान शिंग बहुत खुश होता है। फिर कुछ समय बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टैंग का ब्रदर LH स्टार का CEO होता है। अगले सीन में यान शिंग और मैंग ग्रीन हाउस में आते हैं। वहां बहुत सारे फूल होते हैं और 2 नए ट्विन रोज भी खिलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं कि आखिर ये जगह भी हरी भरी हो गई है। कुछ समय बाद का एक सीन दिखाया जाता है जब यान शिंग और मैंग बीच पर बैठे होते हैं। वो कहता है, मैंने 17 सालों तक वो सपना देखा। अब आखिर मैं उसे भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ पर अब डर का कोई साया नहीं है और मुझे अपनी फैमिली और प्यार के साथ एक अच्छी लाइफ जीनी है। मैंग भी कहती है, मैं भी लाइफ का हर पल जीना चाहती हूँ। फ्यूचर में जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, मैं तुम्हारे साथ हंसते हंसते उन्हें सहन कर लूंगी। अब दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। मैंग अपना सिर यान शिंग के शोल्डर पर रखती है और इस स्वीट मोमेंट को एंजॉय करने लगती है, और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।